हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज का हमारा जो टॉपिक है जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी सीखनी है। हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है, कौन सा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चैप्टर नंबर 7। हमने आज सीखना है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हमने सीखा है और साथ में कैपिटल एंड कैश अकाउंट सीखा है, उसकी अगर हमने जर्नल एंट्रीज डालनी हो, अगर आपको एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज आ जाए तो आपको वो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। तो आज आपको मैं वो जर्नल एंट्रीज डालनी सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आ गया हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, डेट। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता ही है, आपने +1 में पहले इसे कर रखा है, लेजर वॉल्यूम, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब हमने सबसे पहली एंट्री, अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट वाली या कैपिटल एंड कैश अकाउंट वाली मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, आप पहले उसे देखें, फिर आपको ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन ही रियलाइजेशन अकाउंट में बना रहा था, मतलब सेम क्वेश्चन का ही मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, कैपिटल एंड कैश अकाउंट भी उसी क्वेश्चन का बनाया और साथ में आज जर्नल भी मैं उसी क्वेश्चन की करवा रहा हूँ। तो जर्नल में क्या रहता है, तो सबसे पहली जर्नल तो हमारे पास है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी सबसे पहली जर्नल, अगर आपको, जैसे हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन अगर हमें दिया होता पास जर्नल एंट्रीज, तो हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, जो हमें बैलेंस शीट गिवन है उस बैलेंस शीट को हमने जर्नल में ट्रांसफर करना है। सबसे पहला काम हमारा ये है। और उसमें से कौन कौन सी आइटम हमने लेनी है, कौन कौन सी आइटम्स हमने नहीं लेनी, उस जर्नल एंट्री में जो जर्नल एंट्री हमने सबसे पहले पास करनी है। तो वो जर्नल एंट्रीज में कौन कौन सी आइटम्स नहीं लेनी, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये आइटम हमने एसेट्स में से नहीं लेनी और ये आइटम्स हमने लायबिलिटी में से नहीं लेनी। इसी वजह से आज हम इनको छोड़कर बाकी सारी की सारी आइटम्स फिलहाल जर्नल में लेकर जा रहे हैं हमारी बैलेंस शीट में से। तो हमारे पास पहली जर्नल एंट्री हम एसेट्स की डालेंगे। तो एसेट्स की पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, डेट आएगी 31 मार्च 2020, 31 मार्च। हमारी पहली एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू स्टॉक, टू डेटर्स। नंदाज कैपिटल आएगी, नो कैपिटल हमने नहीं लिखनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है क्यों नहीं लिखनी। और उसके बाद आया हमारे पास कैश, कैश भी हमने नहीं लिखना है। तो हमारे पास 3 एसेट्स हैं, कौन कौन से, लैंड, स्टॉक एंड डेटर्स। तो मैंने यहां पर लिख लिया टू लैंड अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट एंड टू डेटर्स अकाउंट। कितने रुपए से, 81,000, 56,760 एंड 18,600। तो ये हमारा बन गया। तीनों के तीनों एसेट्स की हमने पहली जर्नल एंट्री डाली और हमने रियलाइजेशन के सामने तीनों का टोटल करके लिख लेना है। 81,000, 56,760 प्लस 18,600, 1,56,360 रुपीज। क्लियर। तो ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। लेकिन सर आपने डाली कैसे, हमें ये नहीं पता चला। आपने लिख लिया, हमने सुन लिया, बात समझ में आ गई, लेकिन हमने एसेट्स को क्रेडिट क्यों किया। आप तो बोलते हो एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो आपने अभी क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारी ये कौन सी ओकेजन है, हमने इस बिजनेस को आज बंद करना है। बंद करने की वजह से जो एसेट्स पहले डेबिट में हमारे पास रुके हुए थे, आज हमने उसे क्रेडिट करके जीरो कर दिया, मतलब हमने उसे कैंसिल कर दिया और उसका सारा बैलेंस हम कौन से अकाउंट में ले गए, रियलाइजेशन अकाउंट में ले आए। और सेम ही
इसको हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या आएगा? एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आई सेकंड एंट्री लायबिलिटी की। तो लायबिलिटीज की एंट्री क्या आएगी? हमारे पास लायबिलिटीज कौन कौन सी गिवन है? कैपिटल नो, बैंक लोन आएगा, क्रेडिटर्स आएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएंगे। तो ये हमने पहले भी कर रखा है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसको हमने क्या करना है? हमारे लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। इसी वजह से हमने तीनों को क्या करना है? डेबिट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स, इसका मतलब है डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि मैंने इनको डेबिट क्यों किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट क्यों किया। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज थी हमने उसे भी ट्रांसफर कर लिया हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। बैंक लोन है हमारे पास 20,000 एंड क्रेडिटर्स है हमारे पास 37,000 एंड हमारे पास प्रोविजन है 1,200 रुपए की। तो ये बन गया 58,200। तो ये बन गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई? बैलेंस शीट का हमारा काम तमाम हो गया। मतलब हमने अब बैलेंस शीट में से कोई एसेट या कोई लायबिलिटी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करनी, हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखी है। अब हमारा काम क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स देखनी है। एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं? द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। मान लो अगर मैं कैश में इस स्टॉक को बेचता तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? अगर मैं इसी स्टॉक को कैश में सेल करता तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? तो मैं कौन सी एंट्री डालता? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अब क्या हुआ? अब शिल्पा ने उसे ले लिया, किसे? हमारे स्टॉक को। तो हमने स्टॉक के लिए रियलाइजेशन को डेबिट किया था, अब स्टॉक रियलाइजेशन में से जा रहा है, इसी वजह से हम रियलाइजेशन को करेंगे क्रेडिट और शिल्पास कैपिटल को करेंगे डेबिट। शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको कभी भी इन दो एंट्रीज के बाद किसी भी एसेट और लायबिलिटी का खुद का नाम नहीं लिखना। हमने उनकी जगह पर रियलाइजेशन को डेबिट या क्रेडिट करना है। क्लियर? तो कितने में लिया? 35,000 में शिल्पा ने स्टॉक को ले लिया एंड शिल्पा बोली बैंक लोन भी मैं ही पे करूंगी। तो बैंक लोन के लिए हमने रियलाइजेशन को क्या किया था? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर हम पे करते पैसा तो हमारा पैसा गोज आउट होता, तो हमने उसे क्या करना था? क्रेडिट करना था। लेकिन अब हमने हमारी जगह पर किसने पे किया? शिल्पा ने पे कर दिया। इसी वजह से हमने शिल्पास कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग स्टॉक था वो हमने 14,000 में सोल्ड कर दिया। जो रिमेनिंग स्टॉक था हमने 14,000 में उसे बेच डाला। कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आ गया, इसी वजह से मैंने कैश को डेबिट किया टू
मैंने स्टॉक नहीं लिखना है, मैंने यहां पर क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए का, 14,000 का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि हमने जो डेटर्स थे हमारे, डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड, डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड 8,000। हमें उन डेटर्स के बदले कितने रुपए मिले, 8,000 रुपए मिले। तो मेरे पास पैसा आया तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने किसी भी एसिड का नाम नहीं लिखना कि मेरे पास कौन सी एसिड के बदले पैसे आए हैं। हाँ, आपको नरेशन जरूर लिखना है सभी के नीचे। जैसे हमारी यहां पर नरेशन क्या बनेगी, बीइंग, मैं रेड पेन से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां पर नरेशन क्या बनेगी, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्या आया, शिल्पा ने स्टॉक ले लिया, बीइंग स्टॉक टू कवर बाय शिल्पा। उसके बाद क्या हुआ, शिल्पा ने बैंक लोन पे किया, बीइंग शिल्पा पेड बैंक लोन। उसके बाद क्या हुआ, हमने रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग बीइंग रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड, हमने रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, डेटर से पैसा रियलाइज्ड हुआ, बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड, हमारे पास डेटर्स के थ्रू पैसा आया। इसके बाद हम करेंगे इससे आगे की एंट्री। आगे की एंट्री के लिए मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पहले मैं फॉर्मेट बना लूं। ये आ गया हमारे पास हमारा फॉर्मेट। इसके बाद हमने डालनी है हमारी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, आगे हमें गिवन है कि लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। हमने लैंड को सोल्ड किया कितने रुपए में, 1,10,000 में। तो मैंने एंट्री क्या डाली, कैश अकाउंट, हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको लैंड नहीं लिखना है, कितने रुपए का लैंड सोल्ड किया, 1,10,000 का, 1,10,000। मैं यहां पर नरेशन में लिख देता हूं, बीइंग लैंड सोल्ड। उसके बाद हमारे पास आया 31 मार्च को नेक्स्ट एंट्री। कौन सी नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 50% एट देयर बुक वैल्यू। ये मैंने आपको पहले ही करके दिखा रखा है कि हमारे डेटर्स कितने में सोल्ड हुए, मतलब रियलाइज हुए थे, 3700 आए थे। तो इसी वजह से मैं सेम, इसीलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि ये 3700 कहां से आया। टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3700। तो मैं इसकी नरेशन लिख लेता हूं, बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड उसके बाद आया हमारे पास नेक्स्ट 31 मार्च। हमारे पास आया 31 मार्च। अब हमने नेक्स्ट एंट्री डालनी है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 1200। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन क्या होती है, हम जो पैसा पे करते हैं रियलाइजेशन के टाइम पर, जो हमें खर्चे आते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास से पैसा जाएगा, इसी वजह से मैंने इसे टू कैश अकाउंट, तो मैं इसे पैसे को क्रेडिट करूंगा। तो मैंने यहां पर नरेशन क्या देना है, बीइंग
बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद हमारे पास आया 31 मार्च, नेक्स्ट एंट्री क्या है? देयर वाज ए टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ऑफ ₹6,000 which were taken over by one of the creditors at this value। मैंने आपको जिस दिन हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था उस दिन भी मैंने आपको बार बार बताया था और आज भी दोबारा से बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा कुछ आता है कि किसी एसेट वाले को लायबिलिटी वाले ने टेक ओवर कर लिया, मतलब अगर हमारे बिजनेस की किसी एसेट को हमारे किसी क्रेडिटर्स ने, मतलब किसी को हमने पैसे देने थे, उसने डायरेक्ट हमसे कोई एसेट ले लिया, तो हमने उसकी एंट्री नहीं डालनी है। मतलब अगर हमने लायबिलिटी के बदले एसेट देकर सेटल कर दिया तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। मैं यहां पर लिख देता हूं नो एंट्री। उसके बाद आया हमारे पास नेक्स्ट 31 मार्च, हमारे पास क्या गिवन है? नेक्स्ट, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो हमें ये तो पता ही है कि हमने इसके बाद क्या करना था। हमने अभी तक क्रेडिटर रियलाइज नहीं किए। क्रेडिटर्स हमारे टोटल कितने थे? 37,000 के थे, 37,000 के थे, जिसके बदले हमने सिर्फ 6,000 का टाइपराइटर दिया। 31,000 अभी भी पे करने वाले हैं, तो मैंने एंट्री क्या डाली? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 31,000। तो इसके बाद बीइंग क्रेडिटर्स पेड, इसके बाद हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को चेक करेंगे जो हमने उस दिन बनाया था कि हमने सारी की सारी आइटम्स ले ली हैं। क्या हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया? जी सर। और क्रेडिटर्स, बैंक लोन, सारा कुछ पे हो गया हमारे स्टॉक हमारा रियलाइज्ड हो गया, डेटर्स हो गया, लैंड हो गया, फिर डेटर्स हो गए एंड स्टॉक भी हो गया। इसका मतलब जैसा हमने रियलाइजेशन बनाया था वैसा ही हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने क्या करना है? हमने इसके बाद रियलाइजेशन में क्या कैलकुलेट किया था? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन सर इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो भी एक मेथड है। आपको क्या करना है? जितने भी रियलाइजेशन डेबिट हुए हैं, हमने जो एंट्रीज डाली हैं, जितने भी रियलाइजेशन हमारे डेबिट हुए हैं उनको हमने अलग से ऐड करना है, और जितने भी रियलाइजेशन हमारे क्रेडिट हुए हैं उनको हमने अलग से ऐड करना है, क्योंकि वैसा ही है जैसा हमने यहां पर किया। ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई, तो हमने इनको अलग टोटल किया और इसको अलग टोटल किया। सेम ही जहां पर हमें जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट मिलेगा उनको अलग से टोटल कर लो, और जिनको जो क्रेडिट मिल रहे हैं उनका टोटल अलग कर लो। मतलब रियलाइजेशन जो भी है इनका टोटल अलग अलग कर लो। तो आपका डेबिट साइड का टोटल बन जाएगा 2,08,560 और क्रेडिट का बन जाएगा 2,28,900 रुपए। और आपका डिफरेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना आ जाएगा? 20,340। लेकिन सर हमें यहां तो पता चल गया था कि इस साइड अगर ये साइड इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट, लेकिन यहां पर कैसे पता चलेगा? अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज हुई, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हमारा रूल यही है नॉमिनल का, वही ट्रीटमेंट आज हमने करना है। अगर क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट वाला रियलाइजेशन ज्यादा हुआ और डेबिट वाला कम हुआ तो हमने क्या करना है? हमने उसे प्रॉफिट बोलना है। अगर डेबिट वाला ज्यादा हुआ तो हमने उसे लॉस बोलना है। लेकिन हमारी एंट्री क्या रहेगी? उसकी एंट्री आप देख लो, 31 मार्च रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसी वजह से मैंने यहां पर क्या लिखना है? रियलाइजेशन को अभी डेबिट कर लेना है टू शिल्पाज कैपिटल
टू मीनास कैपिटल, टू नंदास कैपिटल। हमने इस एंट्री को क्यों डाला? क्योंकि पहली बात तो हमें प्रॉफिट हुआ और हमने कैपिटल को क्रेडिट करना है, क्योंकि प्रॉफिट जब भी होता है तो कैपिटल क्रेडिट्स होती हैं। और नंबर सेकंड इसका रीजन क्या है, हमने रियलाइजेशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, हमने डेबिट साइड करके उतनी ही इंक्रीज करके दोनों साइड्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। हम ऐसे ही करते हैं ना कैरी डाउन में, वैसे ही हमने आज किया। तो हमारा रियलाइजेशन कितना आया, डिफरेंस कितना आया, 20,340 रुपये। और डिफरेंस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके कितना आया, 10,170 रुपये। उसके बाद आया 6,780 एंड उसके बाद आया 3,390। तो ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट की सारी जर्नल एंट्रीज। तो इसके बाद हमने कौन सी जर्नल एंट्रीज डालनी है? इसके बाद हमने डालनी है हमारे कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने कैसे ट्रिक को यूज किया, जो ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बता रखी है कि हम कैसे ट्रिक के साथ जर्नल एंट्री डाल सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको हमने कैसे चलना है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब क्या है, क्लॉक का उल्टा। क्लॉक हमारा ऐसे घूमता है और हमने ऐसे घूमना है। तो हमारी पहली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू स्टॉक, टू डेटर्स। उसके बाद हमने लैंड अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल। क्या हमने ये एंट्री डाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल, बिल्कुल हमने यहां पर डाली बैंक लोन वाली एंट्री। उसके बाद क्या आया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200 और 31,000 के क्रेडिटर्स, हमने ये भी एंट्री डाल रखी है, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। और उसके बाद हम अगर प्रॉफिट की भी बात करें, प्रॉफिट को भी हमने कैसे डाला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, टू एसिस कैपिटल, शिल्पास कैपिटल, टू मीनास कैपिटल, हमने ऐसे ही लिखा, बिल्कुल हमने ऐसे ही एंट्री डाली। उसके बाद हम घूम गए, हमारा क्लॉक की एक साइड कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना था, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें कौन कौन सी आइटम आई, स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या ऐसी एंट्री हमने डाली, बिल्कुल। स्टॉक की एंट्री ये रही, लैंड की एंट्री ये रही, लैंड की एंट्री ये रही हमारे पास। और सारी की सारी एंट्री आपको वैसे ही मिलेंगी जैसे मैंने आपको ट्रिक में बताया था। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने हमारे कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज डालनी है। तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था ये, तो इसको अगर हम एक ट्रिक के साथ ही एंट्री को डालकर देखें, क्या हमने ब्रॉड डाउन की एंट्री नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया, रिपीट भी कर रहा हूं कि ब्रॉड डाउन की एंट्री कभी भी कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो उसके बाद आया टू रियलाइजेशन, हमारी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि शिल्पा ने लिया, शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 35,000, लेकिन ये रियलाइजेशन में से आई है, ये एंट्री हमने ऑलरेडी पास कर रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी एंट्री जो दो साइड्स पर जा रही है, दो अकाउंट्स पर जा रही है, उसको हमने रिपीट नहीं करना, एक बार में ही हमारा वो क्लियर हो गया। जैसे हम अकाउंट में 2 बार लिखते हैं, लेकिन जर्नल में हमने एक बार ही लिखना है। उसके बाद हम घूमे और यहां पर आया जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व की हमने अभी तक एंट्री नहीं डाली, तो जर्नल रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किसकी कैपिटल, तीनों की कैपिटल, क्योंकि तीनों को मिल रहा है। तो हमने एंट्री क्या डालनी है, 31 मार्च जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल, टू मीनास कैपिटल, टू नंदास कैपिटल।
अकाउंट एंड अकाउंट 12,000 रुपये है, 6,000, 4,000 एंड 2,000। तो ये होगी हमारी जर्नल रिजर्व की एंट्री। उसके बाद हमारे पास आया रियलाइजेशन प्रॉफिट, इसको भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये रही हमारी सेकंड लास्ट वाली एंट्री अभी तक की। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। उसके बाद आया रियलाइजेशन 20,000, ये भी ऑलरेडी हो गई। तो हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया इस एक एंट्री के साथ। बस एक एंट्री आपकी और रह गई जो हमने कैरी डाउन कैलकुलेट किया। इसका मतलब क्या है, इसे भी हम क्यों लिख रहे हैं? वैसे कैरी डाउन की एंट्री नहीं आती क्योंकि हमने अभी पार्टनर्स को पैसे पे करने हैं, सारा के सारा फाइनल सेटलमेंट करना है। इसी वजह से हमने ये एंट्रीज डालनी है। मतलब जिनसे पैसे लेने हैं उनको हमने ऐसे एंट्री डालनी, वो कैसे डालनी है वो मैं बताता हूं आपको। हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि किससे पैसे लेंगे और किसे पैसे देंगे। यहाँ पर तो हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि अकाउंट बना हुआ था, लेकिन जर्नल बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने शिल्पा से पैसे लेने हैं या देने हैं, और मीना से पैसे लेने हैं या देने हैं, और नंदा से पैसे लेने हैं या देने हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमने देखना है कि हम शिल्पा का बैलेंस, हम एक पर्सन को उठा लो, एक पार्टनर को उठा लो। पहले शिल्पा का बैलेंस क्या था, 80,000 रुपए क्रेडिट। ये तो आपको पता है कि क्रेडिट क्यों है, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पर हमें दिया हुआ है। तो 80,000 रुपए हमारे पास शिल्पा का बैलेंस पहले है। और अब हम हमारी पहली एंट्री से चलेंगे और हम देखेंगे शिल्पा को कहां कहां पर हमने डेबिट और क्रेडिट किया। तो हम देखेंगे शिल्पा को यहां पर हमने डेबिट किया 35,000, तो 80,000 उसका क्रेडिट था, 35,000 उसका क्या हो गया, डेबिट हो गया। मैं यहां पर अलग से लिख लेता हूं, 80,000 मेरा क्रेडिट बैलेंस है एंड 35,000 मेरे पास डेबिट बैलेंस है। उसके बाद शिल्पा फिर क्रेडिट हुई, कितने रुपए के साथ, 20,000 के साथ, तो मैंने इधर लिख लिया। उसके बाद, क्योंकि आप ये वर्किंग नोट में की जगह आप रफ वर्क में कर सकते हो, क्योंकि जरूरी है इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास शिल्पा इन एंट्रीज में नहीं है। उसके बाद किसी एंट्री में यस, अभी शिल्पा को हमने क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था, कितना, 10,170 रुपए। उसके बाद फिर शिल्पा को हमने क्रेडिट किया कितने रुपए के साथ, 6,000 के साथ। अब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका डिफरेंस इतना ही आएगा, 81170। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि सर हम पैसे दें या हम पैसे लें, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया तो मैं ऑलरेडी आपको बता, जिसका बैलेंस क्रेडिट वो हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हमने पे करना होता है। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, इसका मतलब क्या बन गया, हमने शिल्पा को पैसे पे करने हैं। उसके बाद हमारे पास आई मीना को हम देखेंगे, मीना का बैलेंस हमारे पास पहले क्या था, मीना का बैलेंस हमारे पास पहले था 40,000 क्रेडिट वाला। उसके बाद हम देखेंगे मीना की कोई एंट्री है नहीं इस जर्नल में, यहां तक तो कोई एंट्री नहीं दिख रही मेरे को। मैं नेक्स्ट पेज पर आया तो मीना की 2 एंट्रीज हैं, दोनों में क्रेडिट की है कितने रुपए से, एक तो 6,780 और दूसरे में 4,000। मैंने इसका टोटल कर लिया, 10,780 बन गया। और पहले ही हमें 40,000 गिवन था, तो 40,000 पहले ही क्रेडिट था और 10,780 रुपए और क्रेडिट हो गया, तो ये बन गया 50,780। और यही बैलेंस हमने पहले निकाला था, इसको भी हमने पैसे पे करने हैं। अब की बार हमने नंदा का चेक करना है। नंदा के कितने रुपए हैं, नंदा हमारे पास पहले ही डेबिट में है, कितने, 23,000 के साथ। तो मैंने 23,000 डेबिट में लिख लिया, 23,000। उसके बाद मैंने उसे चेक किया जर्नल में। जर्नल में हमने कहीं पर भी नंदा को इस पेज पर तो नहीं लेकर आए। उसके बाद कहीं और बिल्कुल यहाँ पर हमने 2 बार उसे क्रेडिट किया, कितने रुपए के साथ, 3390 एंड 2000, मतलब 5300
ये क्रेडिट हुए 5390 रुपीज़। और जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका डिफरेंस इतना ही आएगा 17,610 रुपये। और अब की बार हमारा डेबिट साइड इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से हमने इससे पैसे लेने हैं, ये हमारे एसेट्स बन गए। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, शिल्पा और मीना को पैसे देने हैं तो हम लिखेंगे शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिनको पैसे देने थे। जिनसे पैसे लेने हैं उसको क्या लिखेंगे, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू नंदास कैपिटल। कितने रुपए के साथ, अगर शिल्पा की बात करूं, शिल्पा का बैलेंस कितना आया था 81170 और मीना का बैलेंस कितना आया था 50,780 रुपए। वो टोटल बना था 1,31,950 रुपए, 1,31,950। एंड नंदा का कितना बैलेंस आया था 17,610 रुपीज, 17,610 रुपये। और ये हो गया हमारा फुल एंड फ्लैश क्वेश्चन खत्म। मतलब अब हमारे पास क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। लेकिन सर आपने कैश एंड बैंक की कोई एंट्री तो डाली नहीं। हमारी सारी की सारी कैश एंड बैंक की एंट्रीज इसी में आ गई जो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। जो एंट्रीज हमने ऑलरेडी डाल ली इसमें सारी की सारी एंट्रीज आ गई। अब मैंने आपको जर्नल एंट्री में से एक क्वेश्चन और करवाना है। उसमें क्या रहेगा, आपको बीच बीच में से एंट्रीज दी होंगी, आपने सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को पास करना है जो क्वेश्चन आपको पूछे होंगे। आपको फुल क्वेश्चन नहीं करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अगर यहाँ पर इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा एक क्वेश्चन के साथ और होगा, जिसमें मैं आपको तीनों अकाउंट्स दोबारा भी बनाकर दिखाऊंगा। और जो जर्नल वाला मैंने आपको बताया, जर्नल भी मैं आपको साथ में करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।